मैं बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के मुखिया को पसंद आ गई थी। इसलिए मुखिया ने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। उस शादी से मैं ज्यादा खुश नहीं थी। मेरे पति के घर में एक नौकरानी रहती थी और वह नौकरानी दोबारा माँ बनने वाली थी, जबकि उसका पति शहर में रहता था। मैंने कभी उसके पति को नहीं देखा था। उस नौकरानी को देखकर ना जाने क्यों मुझे अपने पति पर शक होता था। फिर एक रात मैंने अपने पति को उस नौकरानी के कमरे से निकलते हुए देखा। मैंने अपने पति से उस नौकरानी के बारे में सच्चाई पूछी। तब मेरे पति ने बताया कि वह नौकरानी असल में मेरे पति की। मेरा नाम पाखी है और मैं 22 साल की लड़की हूँ। मैंने हाल ही में अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म की थी। यूनिवर्सिटी खत्म होने के तुरंत बाद मेरे लिए रिश्ता आया था और मैं यह देखकर हैरान रह गई कि यह वही इंसान था जो मेरी यूनिवर्सिटी के दिनों में रोज मेरा पीछा करता था। उसकी वजह से मैं अक्सर डर जाती थी, लेकिन मैंने यह बात कभी अपने घर में नहीं बताई थी। मेरे बाबा बहुत सख्त थे। मुझे पता था कि अगर मैंने उन्हें कुछ बताया, तो वे मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में होने वाली किसी भी बात का जिक्र घर पर नहीं किया था। यूनिवर्सिटी में कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने सभी को नजरअंदाज कर दिया था। मैं केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी और मैंने ऐसा ही किया था। मेरा सपना था कि मैं पढ़ाई के बाद नौकरी करूं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी खत्म हुई, मेरे लिए रिश्ता आ गया। यह देखकर मैं हैरान रह गई। जब मैंने उस शख्स को देखा जो यूनिवर्सिटी में भी मेरा पीछा करता था, वो शख्स मुझे देखकर अजीब से लहजे में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। ये सब देख मुझे बहुत डर लगा था। उनके जाने के तुरंत बाद मैंने उस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और अपने पापा से कह दिया कि मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर पापा परेशान हो चुके थे और गुस्सा भी हुए थे। तभी पापा ने मुझसे गुस्से में पूछा था कि इस इनकार की वजह बताओ। पापा वजह मांग रहे थे और मेरे पास उस रिश्ते को ठुकराने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी बहुत आकर्षक थी और वह बेहद खूबसूरत था। उसे देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाती, लेकिन मैं नहीं हुई थी। और वो बहुत अमीर भी था, मगर मेरा आइडियल नहीं था। मेरा लक्ष्य नौकरी करना था। मेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था और मैं अपने भविष्य को मजबूत करके ही शादी करना चाहती थी, ताकि मुझे किसी तरह के ताने ना सुनने पड़े। और उस शख्स से शादी ना करने की दूसरी बड़ी वजह ये भी थी कि वो एक गांव का मुखिया था और मेरी नज़र में किसी गांव का मुखिया से शादी करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, जबकि वो शख्स पढ़ा लिखा था और हर तरह से मुकालम पर्सनैलिटी का मालिक था। मगर मैं ना ही उसकी पर्सनालिटी से आकर्षित हुई थी और ना ही उसके पैसों से। मेरे परिवार वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे मना करने के बाद उन्होंने भी ये रिश्ता ठुकरा दिया। एक हफ्ते बाद मेरा इंटरव्यू था। मैं उसी इंटरव्यू की तैयारी में बिजी हो गई थी। उस दिन भी मैं घर से निकलकर इंटरव्यू के लिए ऑफिस गई थी, लेकिन मैं बुरी तरह चौंक गई थी, क्योंकि वही शख्स मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर मैं परेशान हो चुकी थी। तभी उस शख्स ने मुझसे पूछा था, तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों किया? इतना कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसका यह बर्ताव मुझे बेहद अपमानजनक लगा था। मैंने उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऑफिस में ही सबके सामने बेइज्जत कर सकती हूँ। मेरे थप्पड़ मारते ही उसकी आंखों में जुनून सवार हो गया था। उसकी लाल लाल आंखें देखकर मैं डर गई थी। वही गुस्से से मेरा सफेद चेहरे से लाल टमाटर की तरह हो गया था। वो शख्स जो मेरे सामने खड़ा था, वो मेरी बात सुनकर पीछे हो गया और अपना गुस्सा शांत करके मुझसे कहने लगा, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जिस चीज के लिए यहाँ आई हो, वो करो। उसकी बात सुनकर मैं पहले से ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसका एक पल में बदल जाना मेरे समझ नहीं आया था।
फिर इंटरव्यू के लिए मैं ऊपर ऑफिस चली गई थी। मुझे लग रहा था वो उस शख्स का ऑफिस है, मगर मैं गलत थी कि वो उसके दोस्त का ऑफिस था। जब मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा था, तब ही इंटरव्यू के दौरान वह शख्स भी वहां आ गया था। मेरे बॉस खड़े होकर उससे मिले और कहने लगे, अरे हार्दिक, आओ बैठो। फिर मुझसे कहा, मैडम, आप बाहर जाकर इंतजार करें, मैं अपने दोस्त से कुछ बातें कर लूं। मैं उनकी बात सुनते हुए चुपचाप बाहर चली गई और इंतजार करने लगी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ना जाने क्यों वो शख्स बहुत बुरा लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद बॉस फ्री हुए और उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। फिर बिना इंटरव्यू लिए ही उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया और कहा, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। यह सुनकर मैं हैरान हो चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे उस शख्स ने ही अपने दोस्त से कुछ कहा था। मैं वो नौकरी नहीं करना चाहती थी जो मुझे उस शख्स की सिफारिश पर मिली थी, मगर मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने वही नौकरी करने का मन बना लिया था। दूसरे दिन से मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। जो पहले यूनिवर्सिटी में होता था, वही अब ऑफिस में भी होने लगा। हार्दिक हर दिन ऑफिस पहुंच जाता था। वह अभी भी मेरा पीछा कर रहा था और इस वजह से मैं काफी परेशान हो चुकी थी। मैंने तय कर लिया कि अब अपने बॉस से बात करूंगी, ताकि वह अपने दोस्त को समझा सके। मैंने ऐसा ही किया था। बॉस के केबिन का दरवाजा खटखटाकर अंदर गई और उन्हें पूरी स्थिति बताई, लेकिन उन्हें मेरी बात सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे उन्हें सब पहले से ही पता हो। उन्होंने बस इतना कहा, मैं हार्दिक से बात करूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली थी। शायद बॉस ने हार्दिक से कुछ कहा था, इसलिए हार्दिक अब पहले की तरह ऑफिस नहीं आ रहा था। मैं इस बात से बहुत खुश थी, इसलिए अब मैं बहुत ध्यान से मेहनत से अपना काम कर रही थी। एक दिन बॉस ने मुझसे कहा कि उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसका मुझे विजिट करना है। मैंने हाँ कह दिया और उनके साथ निकल गई। लेकिन जब हम वहां पहुंचे, तो वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था, बल्कि वहां एक मंदिर था। वो मंदिर देखकर मैं हैरान हो गई थी। तभी मैंने अजीब नजरों से बॉस की तरफ देखा, मगर मुझे बॉस के पीछे ही हार्दिक नजर आया था। मुझे पूरी सिचुएशन 5 मिनट में समझ में आ गई थी। मैं वहां से निकलकर भागने ही वाली थी कि हार्दिक ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। मैं उसके हाथों से निकलना चाहती थी, उसे धक्का दे रही थी, लेकिन वह पीछे नहीं हो रहा था। मैं उसकी मजबूत पकड़ में मचल रही थी, लेकिन जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने मुझे अपनी गोद में उठाया और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं इस सारे हालात से बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। तभी मैंने रोते हुए उस शख्स से कहा था, प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मैं यह शादी नहीं कर सकती। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे रोने पर भी उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ा था। तभी वो आराम से मुझसे कहने लगा, मैंने तो तुम्हारी इज्जत का ख्याल किया था, तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेजकर, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। अब जो मेरी मर्जी आएगी, मैं वही करूंगा। सीढ़ियां चढ़कर वह मुझे मंदिर में ले आया था, लेकिन उसने मुझे गोद से नहीं उतारा था, वही खड़े पंडित जी से। उसने कहा था कि मंत्र शुरू करे। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए थे और इस तरह उसने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली थी। मेरे रोने, चीखने, चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद वह मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गया था। मैं रोती रही, सिर नामे हिलाती रही। मैंने बहुत विरोध किया था, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। पता नहीं वह कैसा इंसान था, जो अपनी मर्जी से सब कुछ चलाना चाहता था। उसने मेरे घर वालों को भी धमकाया था। मुझे उस शख्स से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। वो गांव का मुखिया था। उसके सामने किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसके घर में भी सब उसकी बात मानते थे। उसकी बात ही आखिरी थी। उसके घर में भी उसी की चलती थी। उसने मुझे अपने सारे परिवार से मिलवाया था, मगर सिवाय एक लड़की के। वो लड़की साइड में खड़ी रो रही थी, लेकिन उस दिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरी अपनी मुश्किलें कम नहीं थी। वह मुझे नौकरानी के साथ कमरे में जाने को कह चुका था और नौकरानी मुझे कमरे में छोड़कर चली गई थी। कमरे में आते ही मैंने सारा कमरा तहस नहस कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था इसी तरह
उस शख्स को भी तहस-नहस कर दूँ। फिर वह रात के 2 बजे कमरे में आया था। तब तक मैं सो चुकी थी। आते ही उसने कमरे का हाल देखा। फिर मेरे पास आकर मुझे ज़ोर से पकड़कर खड़ा किया। मेरी आँखें नींद की वजह से लाल हो रही थी। उसने मेरी आँखों में देखा और फिर उसका सारा गुस्सा उड़ गया था, जिसे मैंने खुद भी महसूस किया था। फिर मेरे होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कान आ गई थी, जिसे मैंने जल्दी से छुपा दिया और उसे देखते हुए कहने लगी, "ये क्या तरीका है? आपने मुझे नींद से क्यों जगाया है? आपको तमीज़ नहीं है?" मेरी बात सुनकर हार्दिक को बहुत गुस्सा आया था। तभी वो मुझसे कहने लगा, "मुझ में बहुत तमीज़ है, लेकिन तुमने जो कमरे का हाल किया है, वह कहीं से भी ये नहीं बताता कि तुम में तमीज़ है। अगर तुम सोना चाहती हो तो इस कमरे को साफ करो, फिर तुम सो सकती हो।" उसकी इस बात में इतना रौब था कि मैं डर गई थी। मुझे जो बहुत नींद आ रही थी, उस वक़्त मेरी नींद भी उड़ गई थी। मैं जल्दी-जल्दी कमरे को साफ करने लगी। आधे घंटे में मैंने पूरा कमरा साफ कर लिया था। फिर जब मैं बाथरूम जाने लगी, तो हार्दिक ने मुझे आवाज़ दी और कहा, "कहाँ जा रही हो?" मुझे उसका ये पूछना अच्छा नहीं लगा था। तभी मैंने गुस्से में उससे कहा था, "वॉशरूम जा रही हूँ, चेंज करने के लिए।" मेरी बात सुनकर वो कहने लगा था, "कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। रात हो रही है, सो जाओ।" उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। तभी मैं ढीठ की तरह वहीं खड़ी रही थी। लेकिन फिर वह खुद आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड तक ले गया था और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लिटा दिया। मैं उसके साथ ही सो गई और पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ शांति का एहसास हुआ था। सुबह होते ही हम दोनों फ्रेश होकर बाहर नाश्ते पर गए थे। सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम दोनों आराम से नाश्ता कर रहे थे। वह लड़की अभी भी वही थी और उसकी आँखें लाल हो रही थी। वह शायद किसी वजह से मेरे पति से शिकायती नज़रों से देख रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वह घर की नौकरानी है, इसलिए मैंने उससे ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी और इग्नोर किया। लेकिन उसकी निगाहें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे न जाने क्यों उस लड़की को देखकर अजीब-सा महसूस हो रहा था। ऐसे ही 1 हफ्ता गुज़र गया था और मेरे पति के बीच सब कुछ सही हो गया था। हम दोनों साथ खुश थे। वह मेरे हर नखरे सहन करते थे। मेरी एक भी बात उन्होंने कभी नकारा नहीं की थी। मुझे उनके प्यार पर यकीन होने लगा था। वह सच में मुझसे प्यार करते थे और मुझे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा था। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो अपनी पत्नी को इतना इज़्ज़त दे और प्यार करे? 1 हफ्ते में उन्होंने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 1 हफ्ते बाद मैंने उन्हें अपने घर जाने की इच्छा जताई, जो उन्होंने तुरंत मान ली थी। मैं उसी समय तैयार होकर अपने घर चली गई थी, लेकिन वह मुझे छोड़ने नहीं गए थे। मेरे घर वाले भी मुझे देखकर खुश थे, लेकिन उन्हें दुःख था कि वे मेरी शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। मैंने उन्हें अपने पति के घरवालों के बारे में सारी बात बताई थी और उस लड़की के बारे में भी सब कुछ बताया था। लेकिन मेरे घरवालों ने मुझसे कहा कि हो सकता है वो लड़की उस घर की नौकरानी हो। मैं भी उस लड़की के बारे में यही सोचने लगी थी, लेकिन मुझे उसकी निगाहें अपने पति पर ठीक नहीं लगती थी। उसी रात जब मैं अपने घरवालों से मिलकर वापस आ रही थी, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरी आँखों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मेरे पति उस लड़की के कमरे से निकल रहे थे। यह बात मेरे लिए बहुत अजीब थी, लेकिन मैं चुप रही थी। जैसे ही मेरे पति मेरे सामने आए, मैंने उनसे पूछा कि वह उस नौकरानी के कमरे में क्या कर रहे थे? तभी मेरे पति ने मुझे बताया कि उस नौकरानी को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उन्हें पैसे दे रहा था। उनका बात सुनकर मैं शांत हो चुकी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अपने पति पर बहुत विश्वास करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे 1 हफ्ते में बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रखा था। ऐसे ही 2-3 महीने गुज़र गए थे और फिर हमें सबको यह पता चला कि वह लड़की माँ बनने वाली है। लेकिन उसका पति तो कहीं था ही नहीं, तो वह कैसे माँ बन सकती थी? क्योंकि इतने दिनों में मैंने कभी उसके पति को घर में नहीं देखा था और उसके बच्चे भी अपनी माँ के साथ ही रहते थे। फिर वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी? ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हार्दिक के घरवालों से भी पूछा, तो उन्होंने ये कहकर मेरी बात को टाल दिया कि नौकरानी का पति दूसरे शहर रहता है।
कुछ समय बाद मुझे अजीब-सा शक होने लगा था और मैंने तय किया था कि अब मैं पता लगाकर रहूँगी कि उस लड़की का पति कौन है। उन्होंने मुझे अब तक ये भी नहीं बताया था कि वह लड़की कौन है और वह क्यों इस घर में रह रही है। इतने महीनों में मुझे ये तो पता चल गया था कि वह लड़की घर की नौकरानी नहीं है, लेकिन कोई भी मुझे सही से उसका परिचय नहीं करवा रहा था। सभी ने मुझे कन्फ्यूज़ कर रखा था। इस घर में हर इंसान एक अलग पहेली था, जिसे सुलझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैं योजना बनाने लगी थी कि मैं उस लड़की का पता कैसे लगाऊं, कि वह कौन है और उसका पति कौन है, और वह बच्चा कैसे पैदा कर रही है। मैं अब रात-रात भर सो नहीं पा रही थी। एक दिन अचानक आधी रात को मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरा पति बेड पर नहीं है। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई और सबसे पहले ख़्याल मुझे उस लड़की के कमरे में जाने का आया। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक डर सा था उन दोनों को लेकर, और मैं उस कमरे की ओर चल दी। अंदर से ही मेरे पति की आवाज़ें आ रही थी और उस लड़की की भी। मेरे पति उससे बहस कर रहे थे, जिसका शोर मुझे बाहर तक सुनाई दे रहा था। मेरे पति उस लड़की के कमरे से बाहर ही निकल रहे थे कि उन्होंने मुझे देख लिया था। मुझे उनकी कुछ ही बातें सुनाई दी और मैं सारी स्थिति समझ गई। वह इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इतने महीनों से मैं उसके साथ रह रही थी, मुझे क्यों नहीं संतान हो रही थी? मैंने उसे 1-2 बार कहा भी था कि मुझे बच्चे चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा वह क्यों कर रहा था? तभी मैंने अपने पति से कहा, आप आप उसके पति हैं। मेरे मुँह से ये शब्द बहुत मुश्किल से निकले थे। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी थी कि हार्दिक मुझे अपनी ओर खींचते हुए काबू करने लगे थे। फिर वो मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले आए थे। तभी मैंने अपने पति से कहा था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई? मेरी बात सुनकर हार्दिक मुझसे गुस्से में कहने लगे थे, तुम क्या कह रही हो? मुझे अपनी हालत पर बहुत रोना आ रहा था। तभी रोते हुए मैंने कहा था, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। हार्दिक, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? नहीं, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप पर विश्वास करने की गलती। मैंने कैसे प्यार कर लिया आपसे? मैंने कैसे भरोसा कर लिया आप पर? मुझे आज दुःख हो रहा है कि मैं आप जैसे इंसान से प्यार करने लगी थी। मेरी बात सुनकर हार्दिक मुझ पर चीखते हुए कहने लगे, नहीं है वो मेरी पत्नी, ना ही करता हूँ मैं उससे प्यार। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही मेरी पत्नी हो। मैं हार्दिक की बात सुनकर हँस पड़ी थी। मेरी हँसी में बहुत बड़ा दुःख शामिल था। झूठ, झूठ बोल रहे हैं आप। वह पूरा दिन घर में नौकरानियों की तरह काम करती रहती है, आपका घर सँभाल रही है। फिर भी आप कह रहे हैं कि वह आपकी पत्नी नहीं है? मेरी बातें सुनकर हार्दिक को बहुत गुस्सा आया था। तभी हार्दिक मुझ पर चीखते हुए कहने लगे, हाँ, हाँ, है वो मेरी पत्नी, मगर मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद थी। उससे शादी मैंने अपने माँ-बाप के कहने पर की थी, लेकिन तुमसे शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, अभी से नहीं, बहुत पहले से। मैं यूँ ही तो नहीं तुम्हारी गलियों की धूल छानता था, यूँ ही तो नहीं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर 5-5 घंटे तुम्हारा इंतज़ार करता था। मैं ये तो जानती थी, हार्दिक मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हार्दिक मुझसे पहले से प्यार करते थे, तो उनका 4 साल का बेटा कहाँ से आ गया था? और हार्दिक की दूसरी पत्नी प्रिया दोबारा से माँ बनने वाली थी। तभी मैंने हार्दिक से अपने मन में उठ रहे सारे सवाल कर लिए थे। हार्दिक मेरी बात सुनकर गुस्से में मुझसे कहने लगे थे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़ती रहो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे ऐसे कोई भी सवाल पूछने का। हार्दिक की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था, हाँ, ठीक कहा। आपने मेरा कोई हक नहीं बनता आपसे सवाल पूछने का। आप मुझे छोड़ दें। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मेरी ये बात सुनकर उस दिन हार्दिक ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थी। शादी के बाद पहली बार था जब उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। शादी के बाद क्या? ये तो मेरी जिंदगी का पहला थप्पड़ था, जो मुझे मेरे पति से मिला था। वह भी उसी की गलती पर सवाल उठाने पर। थप्पड़ मारकर
मेरे पति बाहर चले गए थे और मैं वहीं पर पूरी रात सिसकती रही थी। अब ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अब मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। हार्दिक से भी बात करना मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया था और वह भी अब घर कम ही आते थे। वो भी घर सिर्फ़ हफ़्ते में 1 बार ही आते थे और जब भी आते थे, तो मुझसे अपनी आँखें चुरा कर ही रहते थे। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने घर चली जाऊँगी। उस दिन हार्दिक अपने घर आए हुए थे, तभी मैं उस घर से निकल गई थी और अपने घर आ गई थी। लेकिन मैं अभी अपना सामान लेकर नहीं आई थी। मेरे घर पहुँचते ही लगभग 2 घंटे बाद हार्दिक मेरे घर आ गए थे। मैं हार्दिक को अपने घर देखकर परेशान हो गई थी। तभी हार्दिक ने मेरे घर वालों से कोई बात नहीं की और मुझे मेरे घर वालों के सामने ही मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर ले गए थे। यह सब देखकर मैं अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा हो गई थी। मैं जो हर वक्त अपने घर वालों के सामने हार्दिक की बहुत तारीफ करती थी, उस दिन हार्दिक ने ही अपनी सच्चाई बताकर मेरा भरम तोड़ दिया था। मैंने रोते हुए हार्दिक से कहा था, आपने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मेरे मुंह से भी टूटे-टूटे शब्द ही निकल रहे थे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इंसान मेरे साथ बाहर भी ऐसा सलूक कर सकता है। वह तो मुझसे प्यार करने का दावा करता था। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? उसने तो मेरे पीछे गलियों की धूल तक छानी थी, इसलिए मेरा यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी हार्दिक ने मेरी तरफ देखा था और नरमी से मुझसे कहा था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा भी तो कैसे? वह ये सब बहुत जुनूनी अंदाज में बोल रहे थे। हार्दिक ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आए थे और मुझे लॉक करते हुए कहा था, अब तुम यही रहोगी। यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। दूर जाना चाहती हो ना मुझसे? अब जाके दिखाओ मुझसे दूर। वो ये सब मुझसे कहते हुए वहाँ से चले गए थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हार्दिक मेरी एक भी नहीं सुन रहे थे। वह शख्स सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता था। वह किसी की भी बात सुनता ही नहीं था या फिर शायद उन्हें मेरे पीछे किसी ने भड़काया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, कमरे में ही रहती थी। मेरा खाना भी हार्दिक मुझे कमरे में ही भिजवाते थे। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। मुझे हार्दिक पर भरोसा करने पर बहुत पछतावा हो रहा था। एक रात मेरे पति ने मेरे कमरे का लॉक खोल दिया और मुझे हिदायत दी कि इस घर से बाहर जाने की गलती दोबारा मत करना, वरना बहुत पछताओगी। मैं वैसे तो अपने पति से नहीं डरती थी, लेकिन उनकी ऐसी धमकियों पर मेरी भी जान हाथों में आ जाती थी। उस रात घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी और हार्दिक की पहली पत्नी और उसका बच्चा। अचानक मेरे कानों में चीखने की आवाज़ आई थी। मैं तुरंत बाहर गई और देखा तो हैरान हो गई। हार्दिक की पत्नी ज़मीन पर गिरी हुई थी, वह भी पेट के बल। मैं तुरंत उसके पास गई। इंसानियत तो मुझ में भी थी, भले ही मुझे वह पसंद नहीं थी और वैसे भी कोई भी लड़की अपनी सौतन को सहन नहीं कर सकती। लेकिन मुझे कभी उससे नफ़रत नहीं थी, बल्कि मुझे उस पर दया आती थी, क्योंकि उसके साथ भी गलत हो रहा था। जैसे वह घर के सारे काम करती थी, उसे तकलीफ में देखकर पता नहीं क्यों मुझे भी गुस्सा आ गया था और अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी आँखों से भी आँसू निकलने लगे थे। मैंने तुरंत ड्राइवर को आवाज़ दी और कहा कि कार निकालो। मैं उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया था। मैंने हार्दिक को बहुत सारी कॉल्स की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई थी। फिर मैंने हार्दिक के घरवालों को कॉल कर दिया। वे तुरंत हॉस्पिटल आ गए थे। वे लोग किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, इसलिए उन्हें प्रिया की खराब तबीयत का नहीं पता था, मगर मेरी नेकी ही मेरे गले पड़ गई थी। हार्दिक के घर वालों को लग रहा था कि मैंने यह सब किया है। मैंने हार्दिक की पत्नी को गिराया और अब नाटक करने के लिए रो रही हूँ। वो सब कितने गिरे हुए सोच के मालिक थे, ये मुझे आज पता चला था। हार्दिक की माँ मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। ऊपर से डॉक्टर भी आकर बार-बार मरीज के पति के बारे में पूछ रहा था। फिर कुछ समय बाद भी हार्दिक वहां पर हॉस्पिटल में आ गया था। जब डॉक्टर ने मेरे पति से पूछा कि पत्नी और बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं,
तो मेरे पति ने तुरंत कह दिया कि आप बच्चे को बचाइए। यह सब सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ था। मैं हैरत से हार्दिक को देख रही थी। मैंने अपने पति को समझाने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मुझे कुछ भी बोलने से रोक दिया। मैं चुप हो गई थी और अपने पति की कठोरता को देख रही थी। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि यह सब मैंने किया है। मेरी वजह से प्रिया के साथ गलत हो रहा है। हार्दिक को अपनी पहली पत्नी को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी। क्या अगर मैं होती तो मेरे साथ भी वो यही करते? हार्दिक के पहली पत्नी की डिलीवरी हो गई थी। बच्चा समय से पहले ही पैदा हो चुका था, इसलिए डॉक्टर ने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा था। मगर बच्चा पैदा होते ही प्रिया की मृत्यु हो गई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जैसा भी था, जो भी रिश्ता था हमारा, लेकिन इंसानियत तो थी। और प्रिया जितनी तकलीफ में तड़प रही थी, वो अब मुझे बार-बार याद आ रहा था। सब घर वापस आ गए थे और मैं भी उन्हीं के साथ वापस आ गई थी। लेकिन हार्दिक सारा दिन वही थे और अपने बच्चे के पास। मैं हार्दिक के साथ इतने समय से रह रही थी, मगर मुझे उनकी मानसिकता समझ नहीं आई थी अभी तक। मैंने घर आते ही खुद को फिर से कमरे में लॉक कर लिया था, क्योंकि मैं हार्दिक की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मेरा मन कर रहा था, मैं उस शख्स को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, मगर मैं जानती थी, मैं कहीं भी चली जाऊं, हार्दिक मुझे ढूंढ लेंगे। मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। 2 महीने बाद हार्दिक का बेटा घर आया था और इन 2 महीनों में हार्दिक ने अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखा था। हार्दिक ने बच्चा मेरे पास लाकर दिया था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे अपनी गोदी में उठाया था। वह बहुत प्यारा बच्चा था, बिल्कुल अपने पापा की तरह। लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, वही दृश्य याद आ गया था, जब उसकी माँ तड़प रही थी। तुरंत मैंने वह बच्चा उसके पिता को वापस दे दिया और कहा था, मैं नहीं रख सकती इसे और ना ही पाल सकती हूँ। यह आपकी संतान है और आपको ही इसे पालना है। हार्दिक आज 2 महीने बाद पहली बार मुझसे बात कर रहे थे। मेरे सामने मौजूद थे, वरना हमारा 2 महीने से सामना नहीं हुआ था। मेरी बात सुन के हार्दिक खामोश खड़े थे। तभी मैंने हार्दिक से सवाल किया था, अगर आपकी पहली पत्नी की जगह मैं होती, तो क्या आप मेरे साथ भी यही करते? मेरी जगह अपने बच्चे को चुनते? मेरी बात शायद हार्दिक को अच्छी नहीं लगी थी। तभी वो कहने लगे, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी तकलीफ में नहीं डालता और ना ही ऐसा कभी सोच सकता हूँ। फिर वह कुछ भी बोले बिना वहां से चला गया और मैं हैरत से उस शख्स को देखती रह गई। हार्दिक की शख्सियत मुझे किसी पहेली की तरह लगती थी। वो पल में कुछ था और पल में कुछ और। फिर मैंने उस बच्चे का नाम जय रखा था। मैं उससे बहुत जुड़ी हुई थी और जय हमेशा मेरे पास ही रहता था। वह 4 महीने का हो गया था। अब भी हमारे बीच कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन मैं हार्दिक से कम बात करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि हार्दिक ने मेरे साथ और अपनी पहली पत्नी के साथ नाइंसाफी की है। हार्दिक मेरे पास आते थे, बैठते थे, अपने बच्चे को प्यार करते थे और अपने पहले बच्चे के साथ भी कुछ समय गुजार कर चले जाते थे। उस दिन मैं जय को तैयार कर रही थी, तभी हार्दिक आए और विजय को मेरी गोद से लेकर प्यार करने लगे। तभी मैंने अपने मन में उठता हुआ सवाल हार्दिक से किया था, आप प्रिया के सामने अपने बड़े बेटे विजय को प्यार क्यों नहीं करते थे? मेरी बात सुनकर वह मुझे देखने लगे और कहने लगे, पहले भी मैं विजय के साथ उतना ही प्यार करता था, बस तुम्हें नहीं दिखा था। फिर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मैं हार्दिक की यह बात सुनकर खुश नहीं हुई थी। मेरे मन में एक और सवाल उठा था। तभी मैंने हार्दिक से कहा था, आपने जय की जगह अपनी पत्नी को क्यों नहीं चुना था? मैं बेख्याली में यह सवाल कर बैठी थी। इस बार हार्दिक ने मेरे सभी सवालों का जवाब देने का सोच रखा था। तभी वो मुझसे कहने लगे थे, तुम्हारे मन में जो भी सवालात हैं, वो आज ही कर लो। आज के बाद हम दोनों के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं आनी चाहिए। फिर हार्दिक ने मुझे अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुनाई थी और आज मुझे अपने पति पर भी और खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, जो मैंने हर समय अपने पति को गलत समझा था। हार्दिक मुझसे कह रहे थे, मुझे पता है, मेरी बात सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा,
मगर यही मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। मेरी ज़िंदगी में एक और लड़की थी, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, तान्या। मेरी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती थी। तान्या का ताल्लुक एक ब्राह्मण परिवार से था, मगर फिर भी तान्या ने मेरे लिए अपने परिवार को मना लिया था। हम दोनों का रिश्ता भी तय हो गया था। मेरी पहली पत्नी प्रिया भी मेरी क्लासमेट थी। वह मुझको शुरू से पसंद करती थी, इसलिए वो मुझे और तान्या को साथ देखकर बहुत जलती थी। प्रिया हम दोनों के मुंह पर अच्छा बनने का नाटक करती थी, जबकि उसके दिल में कुछ और था। प्रिया तान्या की भी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए प्रिया तान्या को मेरे खिलाफ और मुझे तान्या के खिलाफ भड़काया करती थी। लेकिन तान्या का प्यार सच्चा था, इसलिए तान्या ने कभी प्रिया की बात पे भरोसा नहीं किया था और प्रिया से अपनी दोस्ती खत्म कर ली थी। प्रिया को यह बात बहुत बुरी लगी थी कि तान्या मेरी वजह से उससे दोस्ती कैसे खत्म कर सकती है। वे दोनों स्कूल टाइम से एक साथ पढ़ रही थी। फिर ऐसे ही एक दिन प्रिया ने मुझे कॉल किया और अपने फ्लैट पर बुला लिया था। उसने रोते हुए मुझसे कहा था कि वह घर पर अकेली है और उसकी तबीयत भी बहुत खराब है और कोई भी नहीं है उसके पास। तो मैंने इंसानियत के नाते उसके पास चला गया था और उसने मेरे आने के बाद पीछे से एक कॉल और की थी। उसने सारा मिस्ट्री इतने अच्छे से क्रिएट किया था कि मुझे खुद अपने आप पर शक होने लगा था। प्रिया ने मेरी माँ को कॉल करके अपने घर बुलाया था और मेरी माँ ने हंगामा मचाकर मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर मेरी शादी प्रिया से करवा दी थी। मुझे प्रिया से बहुत नफरत थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ मुझे चरित्रहीन समझती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह भी इस सब का प्लान का हिस्सा थी। और शादी की पहली रात में बदला लेने के लिए मैं उसके पास गया था और यह बच्चा मेरे बदले की निशानी है। सबसे ज़्यादा दुःख मुझे तान्या का हुआ था। तान्या ने प्रिया की एक चाल की वजह से खुद को ख़त्म कर लिया था। प्रिया ने ना सिर्फ़ मेरी मुज़लिम थी, बल्कि वो तान्या की भी कातिल थी। तुमसे शादी से कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला था कि प्रिया को ट्यूमर है, वो भी लास्ट स्टेज पर भी। उसे बचाया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने प्रिया को नहीं, अपने बच्चे को बचाया था। मैं प्रिया से जितनी भी नफ़रत करता था, मगर उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था और ना ही अपने बच्चे को खो सकता था। और प्रिया की भी यही आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं। इसलिए मैंने इतना कठिन फैसला लिया था। हार्दिक की सारी बातें सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। मैंने हमेशा हार्दिक को गलत समझा था, मगर गलत तो मैं थी। गलत तो प्रिया थी, जिसने अपना प्यार पाने के लिए बहुत गलत कदम उठाया था और उसे अपने किए का परिणाम भी भुगतना पड़ा था। प्रिया को मरे हुए 4 साल हो चुके थे और मेरी गोद अब भी खाली थी। शायद भगवान ने मुझे प्रिया और हार्दिक के बच्चों की एक अच्छी माँ बनने के लिए चुना था, इसलिए मेरी अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। मैंने भी हार्दिक के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पालन पोषण किया था। वो भी मुझे ही अपनी सगी माँ समझते थे। शायद कुछ फैसले भगवान बहुत सोच समझकर करता है। जैसे मेरे जीवन का फैसला था, मैं अधूरी थी, मगर हार्दिक और उनके बच्चों से मेरी फैमिली पूरी होती थी। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी और यही बात मेरे लिए शांति का कारण थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।